तो एक कहावत बहुत पहले से प्रचलित है कि झूठ को अगर 100 बार बोला जाए तो वह सच लगने लगता है। ये कहावत ऐसे ही प्रचलित नहीं है, बल्कि इसके पीछे कुछ ठोस कारण हैं। हमें सोचना चाहिए, क्या वाकई ऐसा है या फिर कुछ और भी इसके पीछे का कारण है। इसको परखने के लिए, जानने के लिए हमें कुछ चीज़ों की आवश्यकता पड़ेगी। देखिए, कुछ कहावतें, कुछ कहानियाँ और कुछ मिथक जो बहुत पहले से प्रचलित हैं, उन बहुचर्चित जो अंधविश्वास हैं, मिथक हैं, उनका पर्दाफाश कैसे करेंगे, वह हम करेंगे विज्ञान और लॉजिक के आधार पर। तर्क और विज्ञान ही एक ऐसी शक्ति है जो मिथक और अंधविश्वास हैं, उनसे पर्दा हटा सकती है। तो आज हम जानेंगे इसी तरह के कई सारे मिथक और अंधविश्वास जो काफ़ी समय पहले से प्रचलित हैं और जिन्हें लोग मानकर चलते हैं। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि मिथकों का मतलब क्या है। मिथक आमतौर पर वे लोकप्रिय धारणाएं एवं विचार हैं जो कि काल्पनिक विचारों एवं राय पर आधारित होते हैं, जो वास्तविक सत्य से काफ़ी दूर होते हैं, जो कि हमारे माता पिता, शिक्षकों, यहाँ तक कि अजनबियों के द्वारा भी एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक पहुँचाए जाते हैं। ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी के अनुसार मिथक पूरी तरह से काल्पनिक कथा है जिनमें काल्पनिक व्यक्तियों तथा प्राकृतिक घटनाओं पर मनगढ़ंत लोकप्रिय विचारों को शामिल किया जाता है। साधारण भाषा में मिथकों को निम्न प्रकार परिभाषित किया जा सकता है। एक परंपरागत काल्पनिक या मनगढ़ंत कहानी जिसमें कोई वीर व्यक्ति, घटना या देवी देवता हो जिसका स्पष्टीकरण कोई वास्तविक या प्राकृतिक तथ्यों के आधार पर नहीं हो सकता है, खासकर जिनमें कोई देवी देवता या उपदेवता उपस्थित हो और जो किसी प्रथा, धार्मिक विधि या प्राकृतिक घटना को समझाने की कोशिश करता हो। फिर दूसरी परिभाषा देखिए, किसी वस्तु या व्यक्ति के बारे में एक काल्पनिक या मनगढ़ंत कहानी, लोक कथा, विचार या धारणा। इसके बाद तीसरी परिभाषा देखिए, किसी सामाजिक संस्था को सही ठहराने के लिए एक बिना सबूत का या झूठा सामूहिक विश्वास। अंधविश्वास वे कार्य, अनुष्ठान, प्रथाएं एवं विश्वास हैं जो कि अज्ञानता, अज्ञात चीज़ों से डर एवं किसी जादू या संयोग में विश्वास से पैदा होते हैं। ये सभी समाजों में मौजूद हैं, यह जानते हुए भी कि इस तरह के विचार पूरी तरह अतार्किक, काल्पनिक एवं वास्तविक सत्य से बहुत दूर हैं। ये धर्म, जाति, पंथ एवं शिक्षा की सभी श्रेणियों में पाए जाते हैं। ये व्यक्ति के व्यवहार को भी प्रभावित करते हैं। इस तरह अंधविश्वास हमें तर्कसंगत सोच एवं अपने जीवन में वैज्ञानिक दृष्टिकोण को अपनाकर चलने से काफ़ी दूर रखते हैं, जिसके कारण एक व्यक्ति खुले दिमाग से सोच नहीं सकता। तो दोस्तों, हमने पढ़ा मिथकों के बारे में कि मिथक किसे कहते हैं। मिथक मतलब जो झूठ लंबे समय से चले आ रहे हैं, जो प्रचलित हैं और जिनका वैज्ञानिक कोई आधार नहीं। कुछ मिथक और जो अंधविश्वास हैं उनके उदाहरण और स्पष्टीकरण आज हम यहाँ पढ़ने वाले हैं। नंबर 1, किसी भी प्रकार के खतरे या धमकी के समय में शुतुरमुर्ग अपने सिर को रेत में धंसा लेता है। देखिए, शुतुरमुर्ग, ये रहा शुतुरमुर्ग। ये जो शुतुरमुर्ग आप देख रहे हैं, ये शुतुरमुर्ग का जो उसकी गर्दन होती है वो क्या है, कहते हैं, एक कहावत है कि कोई भी खतरा जब महसूस होता है तो रेत में शुतुरमुर्ग अपनी गर्दन को दबा लेता है। तो क्या ये सही है? चलिए जानते हैं। शुतुरमुर्ग के बारे में यह एक सामान्य मिथक है कि जब भी कोई खतरे का समय होता है तब शुतुरमुर्ग जब अपने सिर को रेत में दबा लेता है। वास्तव में जब भी वह कोई खतरा या धमकी महसूस करता है तो वह उससे डर भागने का प्रयास करता है। उसकी शक्तिशाली टांगों से मारने के कारण व्यक्ति को कई बार गंभीर चोट, यहाँ तक कि मौत का भी शिकार होना पड़ता है। उसकी टांगें केवल आगे लात मार सकती हैं। आमतौर पर धारणा के विपरीत, जब भी शुतुरमुर्ग खतरे का अनुभव करता है और वहाँ से भाग नहीं पाता है, तब वह ज़मीन पर गिर जाता है और ज़मीन पर उसके सिर एवं गर्दन दोनों स्थिर रहते हैं। चूँकि उसके सिर एवं गर्दनों दोनों हल्के रंग की होती हैं, वे मिट्टी में मिले हुए जैसे दिखाई देते हैं और ऐसा लगता है कि शुतुरमुर्ग ने अपने सिर को रेत में दबा लिया है।
तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है आप समझ पाए होंगे कि शुतुरमुर्ग जो होता है वो अपने पैर जो होते हैं उसके, वो क्या होता है, जब दौड़ता है तो आगे उसको थाप मार सकता है, वो आगे की तरह उसको ठोकर मार सकता है। इतनी टांगें उसकी इतनी ऐसी होती हैं कि जब किसी व्यक्ति को अगर वो मारता है ना, तो उसकी मौत भी हो सकती है, ऐसा भी कहा है, लेकिन कहा जाता है, ठीक है, ऐसा भी है। शक्तिशाली टांगें जो होती हैं वो क्या करता है, कोई व्यक्ति गंभीर चोट, यहाँ तक कि उसकी मौत भी हो सकती है, ठीक है, ये हो सकता है। लेकिन उसका ये जो लॉजिक है वो ये है कि वो सिर्फ आगे की तरफ ही लात मार सकता है, आगे की तरफ ही पैरों को मूव कर सकता है, पीछे की तरफ वो नहीं कर सकता। जब वो सिर्फ आगे की तरफ करेगा तो जाहिर सी बात है वो दौड़ते वक्त, भागते वक्त क्या हो जाता है, जब भी कोई खतरा महसूस होता है, अगर वो भाग रहा है तो भाग तो है नहीं पाएगा, वो जब भाग नहीं पाएगा तो क्या होगा, वो गिर जाएगा, और गिर जाएगा तो उसके पैर और सिर दोनों जो हैं वो हल्के रंग के होते हैं। जो रेत जो होती है, रेतीले स्थान पर जहाँ शुतुरमुर्ग रहते हैं, उस जगह पे क्या होगा कि वो गिर जाएगा, है ना, गिर जाएगा तो उसके पैर और जो है वो ज़मीन पर, गर्दन दोनों स्थिर रहते हैं। इसके वजह से ऐसा लगेगा कि रेत के अंदर उसने अपने पैरों, अपनी गर्दन को छुपा लिया है ना। तो ऐसा नहीं होता है, ऐसा सिर्फ दिखता है, लगता है। दूसरा मिथक यह भी है कि एक बैल किसी भी लाल वस्तु या लाल कपड़े को देखकर क्रोधित हो जाता है। क्या ये सही है? आइए पढ़ते हैं। बैल लाल रंग को बिल्कुल भी देख नहीं सकता, इसलिए ऐसा नहीं कहा जा सकता कि बैल लाल वस्तु को देखकर ही उस पर हमला करता है। वह लहराते हुए झंडे को उसकी गति के कारण उस पर हमला करता है। जैसा कि तथ्य से स्पष्ट है कि जब भी कोई व्यक्ति लाल रंग का सूट पहने हुए अगर बैल के सामने पूरी तरह से स्थिर रहते हुए खड़ा होता है तो बैल इसकी कोई परवाह नहीं करता है। मवेशियों, विशेषकर बैलों के बारे में यह काफ़ी प्रचलित गलत धारणा है कि लाल रंग देखकर वे क्रोधित हो जाते हैं। किसी उकसाने वाली चीज़ को कहा जाता है कि वह बैल को कपड़ा दिखाने के समान है। यह पूरी तरह गलत है, क्योंकि मवेशी लाल और हरे रंग के अंतर में अंधेपन का शिकार होते हैं। संभवतः बुल फाइटिंग में, खेल में लाल कपड़े के उपयोग के कारण इस मिथक का आविर्भाव हुआ है। मवेशी लाल और हरे रंग के अंतर को नहीं पहचानते, क्योंकि उनकी आँखों की रेटिना के शंकु सेलों में दो प्रकार के रंगों के रिसेप्टर ही होते हैं, इसलिए वे सिर्फ दो रंगों को पहचानते हैं, जैसे कि अधिकतर स्तनधारी जंतुओं की स्थिति है, जिनमें कुत्ते, बिल्लियां, घोड़े और 10% मनुष्य भी शामिल हैं। एक प्रचलित धारणा यह भी है कि हजामत बनाने से बाल तेजी से बढ़ते हैं और सख्त हो जाते हैं। बाल मूल रूप से प्रोटीन एवं केराटिन से बने होते हैं। इनमें रक्त प्रवाह एवं तंत्रिका तंत्र नहीं होती। हजामत बनाने के बाद या दाढ़ी को काटने के बाद आपके शरीर को यह पता नहीं होता कि आपने हजामत की है या नहीं, या आपकी दाढ़ी कितनी लंबी है, क्योंकि आपके शरीर की ये सूचनाएं प्रदान करने के लिए संचार का कोई माध्यम नहीं है। अक्सर लोग यह मानते हैं कि हजामत बनाने से दाढ़ी तेजी से बढ़ती है और सख्त हो जाती है, लेकिन अध्ययनों से पता चला है कि आमतौर पर चेहरे के बाल आपकी उम्र के अनुसार ही अधिक सख्त होते हैं और उम्र के साथ ही तेजी से बढ़ते हैं। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप हजामत बनाते हैं या नहीं। बाल से संबंधित एक और गलत धारणा यह है कि जब कोई बच्चा 1 वर्ष या उससे कम उम्र का होता है, सिर के बाल मुड़वाने से उसके सिर के बालों में तेजी के साथ वृद्धि होती है। इस दावे का समर्थन करने के लिए भी कोई वैज्ञानिक प्रमाण मौजूद नहीं है। तो आप समझ गए होंगे कि बाल जो है वो प्रोटीन और केराटिन से बने होते हैं और इनमें रक्त प्रवाह या तंत्रिका तंत्र नहीं होता। जब तंत्रिका तंत्र नहीं होता तो क्या होता है कि शरीर में ये सूचनाएं प्रदान करने के लिए संचार का कोई माध्यम नहीं है। तो अक्सर लोग ये मानते हैं कि हजामत बनाने से दाढ़ी तेज़ी से बढ़ जाती है, पर ऐसा होता नहीं है। अध्ययनों से पता चला है, जो रिसर्च करते हैं इस चीज़ के ऊपर, कि चेहरे के जो बाल हैं
वो कैसे हैं, उम्र के अनुसार ही सख्त होते हैं। ठीक है, तो उम्र के साथ ही वो तेज़ी से बढ़ते हैं। इसका हजामत बनाने से कोई लेना देना नहीं है। मिथक यह भी है कि किसी भी व्यक्ति की मृत्यु के बाद भी उसके बाल और नाखून लगातार बढ़ते रहते हैं। यह भी एक आम गलत धारणा है कि मृत्यु के पश्चात भी व्यक्ति के बाल और नाखून लगातार बढ़ते रहते हैं। किसी भी मनुष्य अथवा जानवर की मृत्यु के बाद ना तो उसके नाखून और ना ही बाल बढ़ते हैं। यह भी सिर्फ आँखों का ही भ्रम है। वास्तव में जब भी किसी व्यक्ति की मौत हो जाती है तब उसके शरीर में पानी या नमी की कमी हो जाती है। वह निर्जलीकरण का शिकार हो जाता है, जिससे उसकी खोपड़ी और कंकाल के आसपास की त्वचा सिकुड़ जाती है। जब ऐसा होता है तब उसके शरीर पर बाल और नाखून ज़्यादा उजागर हो जाते हैं और ऐसा लगता है कि वे अभी भी बढ़ रहे हैं। तो समझे, बाल जो हैं और नाखून हैं वो बढ़ते नहीं हैं मौत के बाद, बल्कि वो सिकुड़ने लगते हैं। लगती है त्वचा, स्किन जब सिकुड़ने लगती है तो ऐसा लगता है कि बाल जो हैं वो बढ़ रहे हैं, नाखून जो हैं बड़े हुए दिखाई दे रहे हैं, पर ऐसा होता नहीं है। सांप संगीत का आनंद लेते हैं और संगीत की आवाज़ सुनने पर अपने फन को हिलाते एवं नाचते रहते हैं। मनुष्य अपने लाभ के लिए प्रकृति की हर वस्तु का इस्तेमाल करता है। अपनी आजीविका चलाने के लिए वह जानवरों का भी इस्तेमाल करता है, जैसे कि सांपों को पकड़कर उन्हें नाचने के लिए मजबूर करना। कोबरा प्रजाति के सांप सांपों में सबसे सक्रिय होते हैं और उनके फन काफ़ी आकर्षित होते हैं। इसलिए मनुष्य ने इन्हें पकड़कर सार्वजनिक कार्यक्रमों में उन्हें आकर्षण का केंद्र बनाना शुरू कर दिया। यद्यपि भीड़ को केवल उसे दिखाकर आकर्षित करना पर्याप्त नहीं होता, इसलिए यह प्रचारित किया गया कि सांप धुनों पर नाचते हैं। एक सपेरा कई कई सांपों को पकड़ता है, लेकिन उसमें से कोबरा सभी के लिए विशेष आकर्षण का केंद्र होता है। वैज्ञानिक रूप से यह पाया गया है कि सांप किसी धुन पर नाचता नहीं है, बल्कि जब भी कोई सपेरा अपने बीन को अपने हाथों से हिलाता है तो वह अपने बचाव के लिए अपने फन को हिलाने लगता है। तो समझ आया कि सांप किसी संगीत का आनंद नहीं लेते और सांप जो है अपने बचाव के लिए क्या करते हैं, फन हिलाते हैं, ना कि किसी धुन पर वो नाचते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं है, यह एक मिथक है। किसी टून पर, किसी संगीत पर वो नहीं नाचते हैं, किसी भी धुन को लेकर सुनकर वो नहीं निकलते हैं, बल्कि जब वो सामने होते हैं तो वो जो बीन होती है तो बीन को से उनको खतरा महसूस होता है, इस कारण वे फन को इधर उधर हिलाते हैं अपने बचाव के लिए। ठीक है दोस्तों, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।